एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। 3 महीनों में शारिक ने छांगा से बहुत कुछ सीख लिया। इस दौरान उसने शेरा पहलवान के गिरोह का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था। कभी वो खुद उसके अड्डे पर हमला करता और कभी पुलिस से रेड करवाता। इस सूरत हाल से तंग आकर शेरा पहलवान के आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़ते चले गए और बिलाखिर शेरा पहलवान का गिरोह इस तरह बिखर गया जैसे कभी उसका वजूद ही न रहा हो। शेरा पहलवान भी सरहद पार करके हिंदुस्तान फरार हो गया था, जहां उसने एक सिख स्मगलर के पास पनाह ली थी। लेकिन एक गिरोह के खत्म हो जाने से शारिक का काम खत्म नहीं हुआ था। अभी तो इस शहर में और बहुत से गिरोह थे जो मासूम और बेगुनाह लोगों में मौत बांट रहे थे। सबसे बड़ा गिरोह तो छांगे का था, जिसमें वो खुद भी शामिल था। इस गिरोह में रहते हुए वो दूसरों के राज हासिल कर रहा था और इस काले धंधे की ऊंच नीच से वाकफियत हासिल कर रहा था। ये मालूमात ही उसके लिए मुफीद साबित हो रही थी। डीएसपी अभी तक शारिक के कब्जे में था। शारिक ने सिर्फ पहले दिन उस पर हाथ उठाया था, उसके बाद उसने कभी उसे छुआ तक नहीं। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। इस हालत में अगर उसके बीवी बच्चे भी उसे देख लेते तो पहचान न पाते। शारिक उसकी वजह से 14 साल जेल में तड़पता रहा था और अब वो उसे सिसका सिसका कर मारना चाहता था। छांगा अब शारिक पर पूरी तरह एतमाद करने लगा था। वो कारोबारी हलकों में जहां भी जाता शारिक को साथ ले जाता। शारिक अब उसके नायब की हैसियत से मशहूर हो गया था। शारिक के गिरोह के कुछ साथी उसे पसंद करने लगे थे और कुछ उससे जलने लगे। जो लोग शारिक से खार खाने लगे थे उनमें जीरा भी शामिल था। जीरा इस मामले में एक लिहाज से हक बजानिब था। शारिक के आने से पहले वो छांगा का मोतमिद खास समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे शारिक के कदम जमते जा रहे थे वैसे ही जीरे की अहमियत बहुत कम होती जा रही थी। शारिक इस सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन वो बड़ी हिकमत अमली से काम ले रहा था। वो जीरे को उस ग्रोह से अलग करना चाहता था, लेकिन इस तरह कि वो छांगे से अलग होकर उसके मुकाबले पर आ जाए और वो दोनों आपस में भिड़ जाएं। इसके लिए शारिक ने एक मंसूबा बना रखा था और उस पर अमल करने के लिए मौके की ताक में था। इसके साथ ही शारिक ने अपने बचाव का बंदोबस्त भी कर रखा था। उसने सुहेल, मरियम और रजिया से अपना ताल्लुक छांगा और उसके आदमियों से खुफिया ही रखा था। वो सुहेल के रेस्टोरेंट या घर जाता तो इस बात का बहुत ख्याल रखता कि उसका ताक़ुब न किया जा रहा हो। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुहेल या मरियम वगैरह को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। यही सब कुछ सोचते हुए उसने चुबुर्जी के करीब एक मकान किराए पर ले रखा था, जहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी। यहाँ वो आमतौर पर शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही आता और मकान से निकलता भी शाम के अंधेरे में ही था। पड़ोसियों से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके इस मकान के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। उसने बड़ी राजदारी से मकान के अंदर कुछ तब्दीलियां भी करवाई थी। जीरे के सिलसिले में शारिक जिस मौके की तलाश में था बिलाखिर वो उसे मिल ही गया। जीरा उस रात बागबानपुरा के निक्का पहलवान के लिए माल लेकर गया था। छांगा के कुछ गाहक ऐसे भी थे जिन्हें छांगा के आदमी खुद माल पहुंचाते थे। निक्का पहलवान भी उनमें से एक था। निक्का पहलवान का अड्डा भी बागबानपुरे में तांगों का एक तवेला ही था। सिंहपुरे से बागबानपुरे की तरफ जाने वाली सड़क हक नवाज रोड पर एक तरफ छोटा सा कब्रिस्तान था और उसके सामने दुकानें। तांगों का वो तवेला भी उन्हीं दुकानों के बीच में था। उसका दाखिली रास्ता हवेली नुमा गेट की तरह था। लकड़ी का एक भारी फाटक भी था, लेकिन वो फाटक हमेशा खुला रहता था। उसके चूलों में और उसके सामने इतनी मिट्टी जम चुकी थी कि फाटक के भारी दरवाजों को उनकी जगह से हिलाना मुमकिन नहीं रहा था। फाटक के अंदर बहुत वसी और अरीज अहाता था, जिसके आखिर में 3-4 रिहायशी कमरे थे। किसी जमाने में उस अहाते में पहलवानी का अखाड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे कश्ती में लोगों की दिलचस्पी कम होती चली गई, ये अखाड़ा भी वीरान होता चला गया। निक्का पहलवान ने भी कश्ती छोड़कर 2-3 तांगे बनवा लिए, जिन्हें वो किराए पर दिया करता था। अब उसके 15-16 तांगे थे। ये तांगे भी छांगे की तरह उसके असल कारोबार की आड़ थे। उसका असल काम तो मनशियात फरोशी था। पहले वो कुश्ती सिखाकर नौजवानों की जान बनाया करता था और अब वो उनके खून में हेरोइन का जहर घोलकर उनकी जान जला रहा था। निक्का पहलवान हफ्ता 10 दिन में सिर्फ एक मर्तबा छांगे ही से माल लेता था और ये माल उसे खुद छांगा का कोई आदमी पहुंचाया करता था। एक मर्तबा शारिक भी ये खिदमत अंजाम दे चुका था। वैसे आमतौर पर ऐसे ग्राहकों को माल पहुंचाने और रकम वसूल करने की जिम्मेदारी जीरे के सुपुर्द थी।
उस रात भी जीरा निक्का पहलवान के लिए माल लेकर जाने वाला था। माल देकर उसे तकरीबन 2 लाख की रकम भी वसूल करनी थी। शारिक को प्रोग्राम का इल्म हो गया, इसलिए वो जीरे से तकरीबन आधा घंटा पहले वहां से निकल गया। उसे जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल गया था। जिस वक्त शारिक सिंहपुरे की सड़क पर घाटी के करीब रिक्शे से उतरा, उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। मोड़ पर चाय का छोटा सा रेस्टोरेंट खुला हुआ था। ये रेस्टोरेंट एक दुकान पर मुश्तमिल था। 2-3 लकड़ी के बेंच अंदर बिछे हुए थे और 2-3 बेंच नुमा मेजें और चंद कुर्सियां दुकान के सामने बिछी हुई थी। इन कुर्सियों पर 2-3 गाहक बैठे हुए थे। टेप रिकॉर्डर पर ऊंची आवाज में लता का गाना चल रहा था। शारिक रिक्शे से उतरकर सीधा आगे सिंहपुरे की तरफ चला गया और तकरीबन 100 गज आगे जाकर वो दाएं तरफ की गली में मुड़ गया। उस गली में दाएं तरफ के चंद मकानों के बाद कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। उसी कब्रिस्तान की दूसरी दीवार हक नवाज रोड की तरफ जाती थी। शारिक कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रिस्तान में तारीकी और सन्नाटा था। इक्का दुक्का दरख्त भी थे जिनसे माहौल कुछ और वहशतनाक हो गया था। दिन के वक्त उस कब्रिस्तान में लोगों की आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन रात को कोई अहमक ही यहाँ आने की जुर्रत कर सकता था। शारिक दरख्तों और कब्रों की आड़ लेता हुआ बाजार की समत वाली दीवार के करीब पहुंच गया। दीवार के साथ ही बाहर की तरफ तकरीबन 3 फुट चौड़ा गंदा नाला था। कब्रिस्तान वाली साइड पर कोई दुकान वगैरह नहीं थी। अलबत्ता सड़क के दूसरी तरफ दुकानें थीं जो उस वक्त बंद पड़ी थीं। उस सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद तो थीं, लेकिन किसी खंबे पर कोई बल्ब नहीं जल रहा था, जिसकी वजह से सड़क का वो हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। दाईं तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर मोड़ पर वाक़े चाय की दुकान थी, जिसके करीब शारिक रिक्शे से उतरा था। बाईं तरफ जरा आगे बाकायदा बाजार शुरू हो जाता था, मगर उस वक्त उस तरफ भी सन्नाटा था। कब्रिस्तान आबादी के बीच में था। उसके सामने वाले रुख पर ये वीरान सड़क थी और बाकी 3 अतराफ में मकान और गलियां। शारिक कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के करीब उस जगह पर आकर रुक गया जहां सामने ही उस अहाते का फाटक था, जिसके अंदर मुताद्दिद तांगे खड़े थे और अहाते के आखिर में किसी कमरे की खिड़की से मध्यम सी रोशनी झलक रही थी। जिस जगह शारिक दीवार की आड़ में खड़ा था वहां बेरी का एक ऊंचा दरख्त भी था। उसी दरख्त की वजह से उस जगह तारीकी कुछ और गहरी हो गई थी। शारिक दरख्त के नीचे दीवार की आड़ में खड़ा सड़क की तरफ देखता रहा। तकरीबन 5 मिनट के बाद एक खाली तांगा अहाते के फाटक में दाखिल हुआ। शारिक ने एक और आदमी को भी फाटक के अंदर की तरफ कहीं से निकलते देखा था। तांगा जरा आगे जाकर रुक गया और कोचवान नीचे उतरकर घोड़ी को खोलने लगा। शारिक को समझने में देर न लगी कि वो तांगा किराए पर लिया गया था और कोचवान अपनी दिहाड़ी पूरी करने के बाद तांगा वापस छोड़ने आया था। और वो दूसरा आदमी जो अहाते में किसी तरफ से बरामद हुआ था, गालिबन इस अहाते का मुहाफिज था और यकीनन उसके पास किसी किस्म का असलहा भी मौजूद होगा। वो दोनों बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें तो यहाँ तक पहुंच रही थीं, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। चंद मिनट के बाद कोचवान अहाते से निकलकर एक तरफ चला गया। 12:30 बजे के लगभग एक रिक्शे की आवाज सुनकर शारिक ने चाय की दुकान वाले मोड़ की तरफ देखा। रिक्शा इसी तरफ आ रहा था। शारिक की नजरें रिक्शे पर मरकूज थीं जो बिलाखिर अहाते के फाटक के सामने आकर रुक गया। 2 आदमी नीचे उतरे और रिक्शा आगे चला गया। तारीकी होने के बावजूद शारिक ने कद्दो-कामत और चाल से उन दोनों आदमियों को पहचान लिया था। इनमें एक जीरा था और दूसरा शाकिर। वो दोनों अहाते में दाखिल हो गए। अहाते के अंदर वो पुरस्कार मुहाफिज एक बार फिर सामने आ गया। जीरा और शाकिर कुछ देर उस पुरस्कार मुहाफिज के पास रुके और फिर आगे बढ़ गए। शारिक गहरी नजरों से अहाते की तरफ देख रहा था। उसने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर बांध लिया और पिस्तौल भी उसके हाथ में आ गया। उसने जो मंसूबा बनाया था वो बेहद खतरनाक था। उसमें उसकी जान भी जा सकती थी और अगर जान बच भी जाए तो नाकामी की सूरत में उसका राज फाश हो सकता था। लेकिन उसने बहरहाल ये खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो कुछ करना चाहता था जिसके लिए इस किस्म का खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। तकरीबन 20 मिनट के बाद जीरा और शाकिर अहाते से बाहर आ गए। सड़क पर खड़े होकर उन्होंने इधर उधर देखा। फिर जीरे की आवाज सुनाई दी, तुमने ही तो उसे कहा था कि आधे घंटे के बाद आना। वो आगे चौक पर चला गया होगा। चलो उस मोड़ पर चाय की दुकान पर बैठते हैं, आ जाएगा वो भी। ये शाकिर की आवाज थी। वो अभी चंद कदम आगे बढ़े थे कि शारिक कब्रिस्तान की दीवार कूदकर अचानक ही उनके सामने आ गया। एक निकाबपोश अचानक इस तरह सामने देखकर वो दोनों किसी कदर बदहवास हो गए। शारिक उन दोनों को पिस्तौल की जद पर लेते हुए गुर्राया, रुक जाओ, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गोली मार दूंगा। शाकिर हकलाया, कौन हो तुम? शारिक ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, तुम्हारी मौत, हाथ ऊपर उठा लो। उसकी आवाज बदली हुई थी। वो बोला, और ये थैला मुझे दे दो। उसने जीरे के हाथ में पकड़े हुए कपड़े के थैले की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जीरा 2 कदम पीछे हटा, बोला, नहीं नहीं, ये थैला मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शारिक ने आगे बढ़कर अचानक ही पिस्तौल की नाल उसके मुंह पर मारी।
चोट रुखसार की हड्डी पर लगी थी। उसके मुंह से कराह निकल गई। वो लड़खड़ाया। शारिक ने उसके हाथ से थैला झपट लिया। इस दौरान वो एक लम्हे को शाकिर से गाफिल नहीं हुआ था। शाकिर ने इस मौके से फायदा उठाते हुए शारिक की पिंडली पर ठोकर मार दी। हड्डी पर लगने वाली चोट खासी तकलीफ दे थी। शारिक कराहते हुए लड़खड़ाया, लेकिन उसने संभलने में देर न लगाई। इस दौरान जीरे को अपनी जेब से पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया। उसने गोली चला दी, लेकिन शारिक ने बड़ी फुर्ती से शाकिर को गिरफ्त में लेकर आगे धकेल दिया। गोली शाकिर के पेट में लगी। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। शारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जीरे के पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर मार दी। पिस्तौल जीरे के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। शारिक की दूसरी ठोकर जीरे के पेट पर लगी थी। वो चीख कर दोहरा हो गया। फायर और चीखों की आवाज सुनकर अहाते में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। शारिक को समझने में देर न लगी कि वो निक्का पहलवान का मुहाफिज था जो दौड़ता हुआ बाहर आ रहा था। उसी लम्हे बाईं तरफ से रिक्शा भी आता हुआ दिखाई दिया। शारिक के लिए वहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। उसने कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। उसके एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरे हाथ में थैला। वो कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार के करीब पहुंचा ही था कि पीछे से एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये अहाते के मुहाफिज की आवाज थी। शारिक ने मुड़कर आवाज की समत फायर कर दिया। मकसद उन लोगों को अपने ताकुब से रोकना था। फायर करते ही उसने टूटी हुई दीवार पर चढ़कर कब्रिस्तान में छलांग लगा दी। यके बाद दीगरे 2 फायर हुए, मगर शारिक गोलियों से महफूज रहा। वो कब्रों में दौड़ता हुआ दाईं तरफ की दीवार के करीब पहुंच गया। यह दीवार तकरीबन 6 फुट ऊंची थी, मगर शारिक को उस पर चढ़ने और दूसरी तरफ कूदने में कोई दुश्वारी पेश न आई। वो दीवार से कूदकर दौड़ता हुआ गली में घुस गया। ये गली उसे दोबारा उसी सड़क पर ले आई थी। पहलवान वाला अहाता बाईं तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर था। वहां 2 आदमी खड़े नजर आ रहे थे। रक्षा आगे जाने की बजाय मुड़कर वापस जा चुका था। कब्रिस्तान में एक बार फिर फायर की आवाज सुनाई दी। शारिक को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि जीरा और निक्का पहलवान का आदमी उसे कब्रिस्तान में तलाश कर रहे थे। शारिक चंद लम्हे गली के मोड़ पर दुकान की आड़ में खड़ा रहा, फिर आड़ से निकलकर सामने वाली गली की तरफ दौड़ा। एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो रहा उस तरफ। उसके साथ ही फायर हुआ, मगर शारिक सामने वाली गली में दाखिल हो चुका था। उसे सड़क पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो भी रुकने की बजाय तंग और तारीक गलियों में दौड़ता रहा। कदमों की आवाज अब बहुत पीछे रहकर मादूम हो चुकी थी। शारिक उन गलियों में दौड़ता रहा। भूल भुलैयों की तरह ये गलियां खासी पुरपेच थीं। शारिक को यह भी अंदेशा था कि किसी गली में उन लोगों से आमना सामना न हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो बर्फ खाने के साथ वाली गली से निकलकर जीटी रोड पर पहुंच गया। बर्फ खाने के सामने मेहरदा होटल था। अगरचे 1 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था, मगर होटल खुला हुआ था। होटल के सामने कुर्सियों पर 5-6 आदमी बैठे हुए थे। पान सिगरेट का केबिन भी खुला हुआ था और एक तांगा भी सड़क के किनारे पर खड़ा था। शारिक सड़क पर आने की बजाय इमारतों की तारीकी की आड़ लेता हुआ बाएं तरफ चलने लगा। उसने चेहरे से रुमाल हटा लिया था और पिस्तौल भी जेब में डाल लिया था। होटल से जरा आगे टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग थी। काफी आगे जाकर शारिक सड़क पार करके टेलीफोन एक्सचेंज वाली बिल्डिंग के साथ वाली गली में दाखिल हो गया। कुछ ही देर के बाद वो अपने मकान के सामने खड़ा था। उस वक्त यही उसकी महफूज तरीन पनाहगाह थी। उसने इधर उधर देखते हुए कॉल बेल का बटन दबा दिया। दूसरी मर्तबा घंटी बजाने के बाद दरवाजा खुला। वो शाहिद था जो शारिक को देखकर कुछ हैरान भी हुआ। शाहिद सोते में से उठा था। मरियम और रजिया भी सो चुकी थी, मगर घंटी की आवाज सुनकर मरियम जाग गई। वो शारिक को देखते हुए बोली, शारिक पुत्र, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? शारिक ने जवाब दिया, फैसलाबाद से आ रहा हूँ माँ जी। मैं तो 11 बजे पहुंच जाता, मगर ट्रेन लेट हो गई। मेरी वजह से आपकी नींद भी खराब हुई। मरियम ने कहा, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे किसी अजनबी के घर में आए हो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, खाना खाया है या नहीं? शारिक बोला, खाना तो खा चुका हूँ माँ जी, चाय पीऊंगा। आप जाकर सो जाइए, शाहिद बना देगा चाय। मरियम बोली, नहीं बेटा, चाय मैं बनाती हूँ। ये कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ चली गई। शारिक अपने कमरे में आ गया। शाहिद भी मरियम के साथ बावर्ची खाने में चला गया था। शारिक दरवाजा बंद करके कपड़े तब्दील करने लगा। जीरे से छीना हुआ कपड़े का थैला उसने पलंग पर रख दिया और पिस्तौल तकिए के नीचे। कपड़े तब्दील करके उसने थैला खोल कर देखा। उसमें नोटों की गड्डियां थीं। उसके अंदाजे के मुताबिक ये रकम 2 लाख के लगभग जरूर होगी। उसने रकम दोबारा थैले में डाल दी और दरवाजा खोल दिया। उसके सिर्फ 1 मिनट के बाद शाहिद चाय लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही मरियम भी थी। शारिक ने शाहिद के हाथ से कप लेते हुए कहा, जाओ तुम जाकर सो जाओ। शाहिद कमरे से चला गया। मरियम ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, फैसलाबाद क्या करने गए थे बेटा? शारिक ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, एक जरूरी काम था माँ जी। ये रकम आप संभाल कर रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे ले लूंगा। उसने पलंग पर पड़ा हुआ थैला उठाकर मरियम की तरफ बढ़ा दिया।
मरियम ने थैले में भरे हुए नोटों के बंडल देखे मगर रकम के बारे में कोई सवाल न किया। शारिक खामोशी से चाय की चुस्कियां लेता रहा। मरियम घरेलू उमूर के बारे में बातें कर रही थी। शारिक ने कप खाली करके साइड टेबल पर रखा तो मरियम कप उठाते हुए कुर्सी से उठ गई। बोली, अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी है। शारिक बोला, जी माँ जी। मरियम के जाने के बाद शारिक बिस्तर पर लेटा आज के वाक्य के बारे में सोचने लगा। उसने छांगा के गिरोह की शिकस्त और रेख्त के सिलसिले में पहला कदम उठा लिया था। शाकिर के पेट में गोली लगी थी, पता नहीं वो जिंदा था या मर गया था, लेकिन शारिक के इस इक़दाम के नतीजे में बहुत से ऐसे वाकयात रूनुमा होने वाले थे जिनके बारे में छांगा या निक्का सोच भी नहीं सकते थे। शारिक को यकीन था कि जीरे ने उसे नहीं पहचाना था। उसने डकैती का तासुर देने की कोशिश की थी। इस वाक्य से छांगे को ये तासुर भी दिया जा सकता था कि ये वारदात निक्का पहलवान के आदमियों ने की थी, क्योंकि वही लोग जानते थे कि जीरा और शाकिर एक खती रकम लेकर उसके अड्डे से निकल रहे थे। दूसरी तरफ छांगा को ये तासुर भी दिया जा सकता था कि ये ड्रामा जीरा ही ने निक्का पहलवान के किसी आदमी के साथ मिलकर रचाया था ताकि वो उस रकम को हजम कर सके। जीरा छांगे का काबिल एतमाद साथी था, मगर किसी की नीयत बदलते देर तो नहीं लगती। इस तरह न सिर्फ छांगा और निक्का पहलवान के ताल्लुकात बिगड़ सकते थे, बल्कि जीरे पर से छांगा का एतमाद भी उठ सकता था। और शारिक चाहता भी यही था, लेकिन उसके साथ ही उसने मनफी पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया था। जीरा कोई इंतकामी कार्रवाई कर सकता था। शारिक यही कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया। उसे सुबह 8 बजे रजिया ने जगाया था। वो चाय का कप लिए पलंग के करीब खड़ी थी। रजिया ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, मैं आधे घंटे से आपको जगा रही हूँ, मगर आप तो गधे घोड़े सब बेचकर सो रहे थे। दूसरी दफा बनाई है चाय मैंने। शारिक ने कहा, रात को तकरीबन 1:30 बजे तो आया था और फिर थका हुआ भी था। ये कहते हुए वो उठा और कमरे से निकल गया। जब वो कुल्ली वगैरह करके बाथरूम से वापस आया तो कमरे में कदम रखते ही ठिठक कर रुक गया। रजिया पलंग के करीब खड़ी थी और उसके हाथ में पिस्तौल था जिसे वो उलट पलट कर देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो शारिक की तरफ देख कर हकलाई, ये क्या है भैया? शारिक ने आगे बढ़कर उससे पिस्तौल ले लिया। बोला, अरे अरे इसे रख दो, कहीं ट्रिगर न दब जाए। तुमने ये क्यों उठा लिया? रजिया बोली, बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगी थी तो ये तकिए के नीचे से गिर पड़ा। मगर आपके पास ये पिस्तौल? वो उलझी हुई निगाहों से शारिक की तरफ देखने लगी। शारिक ने पिस्तौल दोबारा तकिए के नीचे रख दिया। बोला, कोई अनोखी बात नहीं है, मेरा बिजनेस ऐसा है, बड़ी बड़ी रकमों का लेन देन रहता है और आजकल के हालात तुम जानती हो। ये पिस्तौल मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। शारिक पलंग की पट्टी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। रजिया चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर खूंटी पर टंगे हुए उसके कपड़े उतार लिए और जेबों में से रकम और दूसरी चीजें निकालकर तकिए के नीचे रख दी। उनमें चाबियों का गुच्छा भी था। रजिया ने पूछा, ये चाबियां कैसी हैं? शारिक ने कहा, दफ्तर की चाबियां हैं। मगर आज तुम मेरी जेबों की तलाशी क्यों ले रही हो? रजिया बोली, तलाशी नहीं ले रही, कपड़े धोने हैं। और वो कपड़े लेकर कमरे से बाहर चली गई। शारिक खामोशी से बैठा चाय पीता रहा। 9:30 बजे शारिक नाश्ता कर रहा था कि शाहिद आ गया। वो सब्जी गोश्त वगैरह लेने के लिए बाजार गया हुआ था। उसने आते ही वो खबर सुनाई जो शारिक सुनना चाहता था। शाहिद बोला, रात को बाजार में फायरिंग हुई थी। हेरोइन बेचने वालों की 2 पार्टियां आपस में टकरा गई थी। एक आदमी मारा गया और 2 को बाद में पुलिस पकड़ कर ले गई। निक्का पहलवान पुलिस के हाथ नहीं आया, वही फसाद की जड़ है। उसका बहुत बड़ा अड्डा है हेरोइन का। शारिक ने कहा, ऐसे लोग नहीं पकड़े जाते, पकड़े और मारे तो इनके कारिंदे जाते हैं, ये खुद महफूज रहते हैं। शाहिद ने कहा, यही तो असल लोग होते हैं, पकड़े क्यों नहीं जाते? शारिक बोला, अगर ये असल लोग पकड़े जाएं तो पुलिस का धंधा कैसे चलेगा? शाहिद बोला, हाँ ये भी ठीक है, यही लोग तो पुलिस की कमाई का जरिया हैं। अगर पुलिस इन्हीं को पकड़ ले तो इनका धंधा कैसे चलेगा? लेकिन शारिक भाई, पुलिस को कोई नहीं पकड़ सकता। शारिक बोला, ये तो बादशाह लोग हैं, इन पर भला कौन हाथ डाल सकता है? रजिया ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, ए शाहिद, तुम क्या बातें ले बैठे हो? चलो अपना काम करो, जाओ यहाँ से, जब देखो फजूल बातें करता रहता है। शारिक ने पूछा, अम्मा कहाँ हैं रजिया? रजिया बोली, पड़ोसियों के यहाँ गई हैं। शारिक खामोश रहा। नाश्ते के बाद भी वो देर तक रजिया से बातें करता रहा। इस दौरान मरियम भी आ गई।